हेलो ऑल ऑफ यू, हेलो एवरीवन। आज हम आधुनिक भारत करने वाले हैं इस वीडियो में। अभी तक हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कर लिया है। आपको पता है कि हम हिस्ट्री वाली बुक कर रहे हैं। आपकी हिस्ट्री की बुक में ये जो आपकी लूसेंट की बुक है इसे हम आपको करा रहे हैं। और आपको जैसे कि पता है कि आपकी हिस्ट्री की दो बुक है लूसेंट की, जो कि एक तो ये डिटेल वाली है जिसे कि हम कर रहे हैं, और दूसरी आपकी वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट पोर्शन बचा हुआ है आधुनिक भारत। तो चलिए आज हम इसको करते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ठीक है। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था, ठीक है। उत्तराधिकारी के युद्ध में जो गुरु गोविंद सिंह थे इन्होंने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ इन्होंने दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, ठीक है। इनका पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम इनका पुराना नाम था, पूर्व नाम इनका मुअज्जम था। बहादुर शाह को साहबे खैर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। जो बहादुर शाह थे इन्हें और किस नाम से जाना जाता था? साहबे ख्यार, ठीक है। साहबे ख्यार के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। ये जो जहांदार शाह थे, जहांदार शाह ने अपने जीवन में लाल कुमारी नाम की एक वेश्या को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार इन्होंने दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु, जो सैयद बंधु थे, इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सैयद बंधु जो हुसैन अली खां, ठीक है, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, जो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां जो थे, इन्हें हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासन निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मुगल कालीन इतिहास की बात है ये। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जो जहांदार शाह थे इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, ठीक है। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। फर्रुख सियर जो थे, फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा जाता था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, ठीक है। जो मोहम्मद शाह थे इन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो सुंदर युवतियां होती थी उनके प्रति इनका विशेष रुझान रहता था, इसलिए, ठीक है। तुरानी सैनिक थे, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी, ठीक है। जो सैयद बंधु थे हुसैन अली खां की हत्या किसने कर दी थी? हैदर बेग ने, ठीक है। हैदर बेग ने हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। हुसैन अली खां जो क्या थे? सैयद बंधु थे। कब कर दी थी? 1720 में, ठीक है। ईरान फारस के सम्राट, जो ईरान जो है, ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में। जो 1739 में नादिर शाह ने कहाँ पर आक्रमण किया था? दिल्ली में आक्रमण किया था, ठीक है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1739 में, ठीक है। उस समय दिल्ली का शासक
मोहम्मद शाह था। उस समय दिल्ली में कौन शासन कर रहे थे? मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। जो नादिर शाह थे इन्हें ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। इन्हें ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए को धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस था, और 70 करोड़ रुपए की धनराशि, ठीक है, तथा कोहनूर हीरा, और जो कोहनूर हीरा था, कोहनूर हीरा लेकर ये फरार हो गए थे। ठीक है, कोहनूर हीरा लेकर ये चले गए थे। तो नादिर शाह जो थे ये लगभग 70 करोड़ रुपए, ठीक है, और तख्ते ताउस जिसे में पीकॉक थ्रोन कहते हैं, और कोहनूर हीरे को लेकर ये लूट कर चले गए थे। तख्ते ताउस, जो तख्ते ताउस था, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल मोहम्मद शाह था। ठीक है, तख्ते ताउस पर बैठने वाले जो अंतिम मुगल थे वो कौन थे? मोहम्मद शाह थे। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, शाह आलम जो द्वितीय थे इनके शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया था? 1803 में। किसके शासनकाल में किया था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, पानीपत की तृतीय लड़ाई, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। कौन कौन सी सेना के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, इस सेना में मराठों की हार हुई थी, और पानीपत के तीसरे युद्ध में जो मराठे थे वो हार गए थे, मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खां ने 1806 में शाह आलम द्वितीय को ही हत्या कर दी थी। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने की थी? गुलाम कादिर खां ने। ठीक है, गुलाम कादिर खां ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी थी। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जफर, जो बहादुर शाह द्वितीय जफर थे, अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे ये अंतिम मुगल सम्राट थे। तो आप याद रखेंगे कि बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर के नाम से भी जाना जाता है, वो आखिरी मुगल सम्राट थे। और 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था। कब बना लिया था? 1857 में। ठीक है, और बंदी बना के कहाँ भेज दिया था इन्हें रंगून भेज दिया था इन्होंने। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो थे, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां था। ठीक है, इनके 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? इन्होंने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है इनको देख लेते हैं। ये यहाँ पे मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य तथा संस्थापक। अब मुगलों से कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए थे, उनकी संस्थापक क्या थे, चलिए इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है अवध। ठीक है, फर्स्ट अवध है। अवध जो राज था वो मुगलों से आजाद हुआ था, और इसके जो संस्थापक कौन थे? शाह आदत खां। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो शाह आदत खां थे। हैदराबाद जो राज्य था, हैदराबाद मुगलों से स्वतंत्र हुआ था। चिनकी लिच खां, या जिन्हें निजाम कहा जाता है। ठीक है, चिनकी लिच खां, या फिर जिन्हें निजाम उल मुल्क आसफ जिन्हें कहा जाता है।
ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका रोहिलखंड। रोहिलखंड जो मुक्त हुआ था अंग्रेजों से, इसके संस्थापक कौन थे? वीर दाऊद। ठीक है, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां जो थे वो संस्थापक किसके थे? रोहिलखंड के। ठीक है। बंगाल, बंगाल में कौन थे? बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां जो थे वो बंगाल के संस्थापक थे। कर्नाटक, कर्नाटक में कौन थे? कर्नाटक में सादुतुल्ला खां। ठीक है, सादुतुल्ला खां जो थे वो कर्नाटक के संस्थापक थे। भरतपुर, भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? ये मुगलों से आजाद हुआ था। इसमें चूराराम एवं बदन सिंह थे। ठीक है, चूराराम और बदन सिंह इसके संस्थापक थे। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि से नवाजा था। इन्होंने ये उपाधि इनको दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें कुछ आपकी क्या दिया है? उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन हुए हैं, इनका ये लिस्ट दिया गया है, इसको आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। बहादुर शाह, बहादुर शाह जो हुए हैं इनका टाइम पीरियड कब से कब रहा है? बहादुर शाह का टाइम पीरियड 1707 से लेकर 1712 तक रहा है। ठीक है, बहादुर शाह जो रहे हैं ये मुगल सम्राट रहे हैं। बहादुर शाह, इनका टाइम पीरियड 1707 से लेकर 1712 तक रहा है। ठीक है। फिर आए जहांदर, जहांदर शाह आए। जहांदर शाह का टाइम पीरियड 1712 से और 1713 के बीच रहा है। ठीक है, 1712-13 में जहांदार शाह रहे हैं। फिर फर्रुख सियार आए। फिर फर्रुख सियार का टाइम पीरियड कितना रहा है? 1713 से लेकर 1719 तक रहा है। ठीक है, फर्रुख सियार का टाइम पीरियड जो है 1713 से लेकर 1719 तक रहा है। मोहम्मद शाह, फिर नेक्स्ट आए हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 1719 से लेकर 1748 तक रहा है। ठीक है, मोहम्मद शाह का। अहमद शाह का टाइम पीरियड कितना रहा है? अहमद शाह आए हैं, इनका टाइम पीरियड 1748 से लेकर 1754 तक रहा है। ठीक है, अहमद शाह का टाइम पीरियड 1748 से लेकर 1754 तक रहा है। फिर आलमगीर द्वितीय आए। ठीक है, आलमगीर द्वितीय जो आए हैं, आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड 1754 से लेकर 1759 तक रहा है इनका टाइम पीरियड। आलमगीर द्वितीय का। ठीक है, आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड 1754 से लेकर 1759 तक रहा है। फिर शाह आलम द्वितीय आए हैं। शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड 1759 से लेकर 1806 तक रहा है। फिर अकबर द्वितीय आए। अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 1806 से लेकर 1837 तक। ठीक है। बहादुर शाह जफर, फिर बहादुर शाह जफर का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 1837 से लेकर 1857 तक। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर जो थे ये आखिरी मुगल सम्राट थे। भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियां, जो भारत में अब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन होता है। ठीक है, इसके बाद भारत में आ जाती हैं यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के लिए। तो 17 मई, ठीक है, 17 मई 1498 में, ठीक है, 17 मई 1498 में वास्को डिगामा, जो वास्को डिगामा आपने सुना होगा, वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर, ये आप जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ये कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह जो कहाँ है? भारत के पश्चिमी तट पर। कौन आया था? वास्को डिगामा। कब आया था? 17 मई 1498 में। ठीक है, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी और इसी ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये भारत 17 मई 1498 में आया था। कहाँ पर आया था? कालीकट आया था। कालीकट कहाँ पे? भारत के पश्चिमी तट पर। ठीक है, और भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग भी इसी ने खोजा था। अब 1505
1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था और कब आया था? ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत पहला पुर्तगाली ऐसा था जो कि वायसराय बन के आया था और ये 1505 में आया था, ठीक है। फिर 1509 में अल्फांसो, 1505 में अब 1509 में अब कौन आया है? अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया, ठीक है। पहला तो भारत में वायसराय बनकर आए थे, कौन आए थे? पहले तो सबसे पहले जो भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आए हैं 1505 में, वो कौन थे? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है। और उसके बाद 1509 में अल्फांसो, ठीक है, 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बन के आया है। दो क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करेंगे इसलिए ध्यान दीजिए। पुर्तगालियों का वायसराय बन के आया है ये, ठीक है। अल्बुकर्क, अब नेक्स्ट है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था, ठीक है। अल्बुकर्क जो थे, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गांव को जीत लिया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोची में खोली थी। जो पुर्तगाली थे इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? कोची में खोली थी, ठीक है। कोची में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। किसने? पुर्तगालियों ने, ठीक है। अब 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। पहला डच नागरिक कौन था भारत आने वाला 1596 में जो आए हैं? कार्नेलिस। क्या नाम था इनका? कार्नेलिस डहस्तमान, ठीक है। कार्नेलिस डहस्तमान इनका नाम था, जो कि पहले डच यात्री थे भारत आने वाले। सबसे पहले पुर्तगाली है, अब इनका क्रम भी आप याद रखिए। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर डच आए सेकंड नंबर पे, ठीक है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ है, ठीक है। डचों का भारत में जो आखिरी पतन जो हुआ है अंतिम रूप से, वो कब हुआ है? 1759 में। कैसे हुआ है? जो डचों, अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध हुआ है। किसका युद्ध हुआ है? बेदरा का युद्ध, ठीक है। डचों और अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ है। कब हुआ है? 1759 में। और इसी में डचों की हार हो गई है और डचों का पतन हो गया है, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 31 दिसंबर 1600, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसमें 217 जो थे वो साझेदार थे। पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ, ठीक है। थॉमस स्मिथ जो थे, थॉमस स्मिथ पहले गवर्नर थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहले गवर्नर कौन थे? थॉमस स्मिथ, ठीक है। थॉमस स्मिथ जो थे ये पहले गवर्नर थे। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, सबसे पहला अंग्रेज कौन था जो मुगल दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जो है ये पहले अंग्रेज थे जो कि मुगल दरबार में आए थे, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक है। जो कि फिर से इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, दो क्वेश्चन से बनते हैं। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज
कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। और जो कैप्टन हॉकिंस जो कि थे जेम्स प्रथम के राजदूत। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो थे जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में गए थे। ठीक है, 1609 में ये जहांगीर के दरबार में गए थे। कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जेम्स प्रथम के राजदूत थे। ठीक है, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, 1615 में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को, ठीक है, जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी यानी जिसे फैक्ट्री बोलते हैं, सूरत में 1608 में खोली गई थी। अब आप ये ध्यान दीजिए, एक तो पहले हम देख चुके हैं पुर्तगालों की व्यापारिक कोठी, अब आ गई अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, कंफ्यूज मत होना। तो अंग्रेजों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली है वो कहाँ खोली है? सूरत में। कब खोली है? 1608 में। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है जिसे फैक्ट्री बोलते हैं वो सूरत में खोली है। कब खोली है? 1608 में। ठीक है, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टम में व्यापार कोठी की स्थापना की थी। दो क्वेश्चन है, दोनों में ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन बहुत होता है इन क्वेश्चन को। तो इन्होंने सबसे पहले तो अंग्रेजों ने क्या किया है, अपनी व्यापारिक कोठी जो खोली है वो सूरत में खोली है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि इन्होंने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में खोली है। दूसरी बात ये है कि 1611 में इन्होंने दक्षिण पूर्व, आप जरूर याद रखेंगे, दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर, ठीक है, दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टम में, ठीक है, मुसलीपट्टम में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की है। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। 1668 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई, जिसे मुंबई अब कहते हैं, बम्बई कहा जाता तब, बम्बई प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। 1668 में, ठीक है, 1668 में जो इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया था। ठीक है, कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स से इनको दहेज में पूरा मुंबई दे दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने पूरा मुंबई ने दहेज में इनको पूरा मुंबई दे दिया गया था। ठीक है, मुंबई दहेज में दे दिया गया था। फिर इन्होंने किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने मुंबई किराए पे दे दिया था 10 पाउंड में। (1698) में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानी, जो इन्होंने 3 गांव सुतानी, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त की थी। ठीक है, इन्होंने 3 गांव की जमींदारी प्राप्त कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो 3 गांव कौन कौन सी? सुतानुती, ठीक है, सुतानुती, कालीघाट और गोविंदपुर, ये 3 गांव को इन्होंने की जमींदारी प्राप्त की थी। कितने में? 1200 में, 1200 रुपए का भुगतान करके। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। यहाँ किसका निर्माण किया गया था? फोर्ट विलियम। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था।
कालांतर में यही कलकत्ता कहलाया। जैसे अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, कलकत्ता के नाम से जानते हैं, वो उस टाइम फोर्ट विलियम यहाँ पे बना था, फोर्ट विलियम के नाम से वो निर्माण इसका किया गया था। ठीक है, अब इसे हम कलकत्ता या कोलकाता नगर कहलाया है, जो कोलकाता के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। जिसकी नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने इसकी नींव डाली थी, इसकी नींव रखी थी जॉर्ज चारनॉक ने। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो। ठीक है, फ्रांसीसियों की अब पहली कोठी की बात कर लेते हैं, तो फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1668 में सूरत में ही फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी की स्थापना की थी, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था कोठी का? फ्रैंको कैरो। ठीक है, फ्रैंको कैरो उन्होंने इसका नाम रखा था। ऊपर कुछ पॉइंट छूट गए हैं, इनको देख लेते हैं। ये कंपनी और स्थापना वर्ष, कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई है, आप यहीं से याद कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो सबसे पहले हमें पता है पुर्तगाली आए, इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। ठीक है, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1498 में। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। ठीक है, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1731 में। ठीक है, तो ये इनकी स्थापनाएं थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। ठीक है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की है और कब की है? पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई है। ठीक है, किसने की है? फ्रांसीसी मार्टिन ने। ठीक है, फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की है 1674 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के प्रभावित था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पहला जो कर्नाटक युद्ध था, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच जो था, वो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी युद्ध से ये प्रभावित था। और 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि हुई थी। ठीक है, एला सापल की संधि कब हुई है? एला सापल की संधि 1748 में हुई है। ठीक है, और किस किस के बीच हुई है? संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया है। ठीक है, ये संधि के बाद जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था, वो समाप्त हो गया था। और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, पहला जो कर्नाटक युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए, वो भी समाप्त हो गया इसी संधि के बाद में। दूसरा कर्नाटक युद्ध, अब यहाँ पे दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच चला है। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब चला है? 1749 से लेकर 1754 के बीच चला है। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई है। ये जो युद्ध चल रहा था, इसमें कौन हारा है? इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हारे हैं। ठीक है, उसे वापस बुला लिया गया।
फिर जो डुप्ले थे इन्हें वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा गया। ठीक है, इन्हें डुप्ले हारने के बाद में इनको वापस बुला लिया गया और डुप्ले की जगह पे गोडेहे जो थे उन्हें फ्रांसीसी गवर्नर बना के भारत भेजा गया। पांडिचेरी की संधि, अब पांडिचेरी की संधि जो है वो 1755 ईस्वी में हुई है। जनवरी 1555 में पांडिचेरी की संधि हुई है के साथ युद्ध विराम हो गया। ठीक है, और युद्ध भी इस संधि के बाद खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है 1756 में स्टार्ट होता है। 1756 से लेकर 1763 तक ये चलता है। ठीक है, 1756 से लेकर 1763 तक कर्नाटक का तीसरा युद्ध चलता है। 1756 ईस्वी में ये शुरू हुआ है। ठीक है, 1756 में से स्टार्ट होता है और सप्तवर्षीय यानी कि 7 वर्ष युद्ध का ही एक अंश था। ये युद्ध चला है युद्ध, और पेरिस की संधि होने पर ये युद्ध समाप्त हुआ है। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था उसका टाइम पीरियड क्या क्या था? टाइम पीरियड इसका 1756 से लेकर 1763 तक रहा है और ये पेरिस संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया है। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बॉडी वॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया है। ठीक है, 1760 में जो अंग्रेजी सेना जो थी, अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट, ठीक है, सर आयरकूट के नेतृत्व में बॉडी वॉश की लड़ाई जो इस लड़ाई में फ्रांसीसियों को इन्होंने बुरी तरह से हरा दिया है। फिर 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। ध्यान दीजिए आप, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया है बॉडी वॉश की लड़ाई में। ठीक है, और फिर इन्होंने 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया है। ठीक है, 1763 ईस्वी में हुए पेरिस संधि। अब 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश, इन्होंने चंद्रनगर को छोड़ दिया है, चंद्रनगर को छोड़कर बाकी के जो बचे हुए प्रदेश थे उन्हें लौटा दिया था। ठीक है, जब पेरिस की संधि हुई है 1763 में तो इन्होंने चंद्रनगर को तो नहीं छोड़ा है लेकिन बाकी को इन्होंने छोड़ दिया है, बाकी जो भी प्रदेश थे। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे और 1749 तक इन्होंने फ्रांसीसियों को अपना कब्जे में रखा था, इनको बंदी बना कर रखा था। एक प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे हैं और ये जो प्रदेश थे ये जब तक भारत आज़ाद हुआ है तब तक इन पर फ्रांसीसियों का कब्जा रहा है। ठीक है, इन प्रदेशों पर। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो आधे घंटे का हो गया है आपका, तो बाकी का कल कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार ये हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कर लेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।